फिजिक्स का चैप्टर है, तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं वो भी नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे बाद में, ऑलराइट। तो अपनी जो भी नोटबुक है जिसमें आपने टेस्ट दिया था उसको आप निकाल लो। तो ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो सबसे पहले का बताओ क्या आंसर मार्क किया है बच्चों? हम 0। फॉर एन ओपेक बॉडी, वेरी गुड, फॉर एन ओपेक बॉडी कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है 0। ओपेक है भाई, क्या ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर विच इज 0। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन पेपर में बॉडी एक बार बता दीजिए। क्या बताऊं बेटा? ओपेक बॉडी बताओ, ओपेक बॉडी का मतलब क्या होता है? ओपेक बॉडी का मतलब क्या होता है? ओपेक बॉडी तो मतलब ही वही हो गया कि जो ट्रांसमिट करती ही नहीं, इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो कोई भी रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करती। सो दैट इज वाई उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वही तो है कि कितनी रेडिएशन उस बॉडी के थ्रू पास कर सकती है। तो ओपेक बॉडी तो कुछ अलाउ ही नहीं करेगी ना, ठीक है बच्चा। ओके मैम। चलो वेरी गुड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the equation PV is equal to nRT, the value of R depends only on, तो बताओ इसका क्या सही आंसर मार्क किया? मैम मेजरमेंट, डी। यस ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, खाली वो एक कांस्टेंट है जो ये प्रेशर वगैरह वाली चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, खाली जो आपकी यूनिट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क किया था? अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल हैपन? मैम सी। सी, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम वेदर इट इज कूल्ड और हीटेड। बाकी बच्चे ये बताओ क्या मार्क किया था बेटा? मैम सी। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ी होगी ना, तो आप लोगों Yes, ने ये चीज पढ़ी थी कि वाटर जो होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? वाटर की, है ना, वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप उसको हीट करोगे या कूल करोगे, कुछ भी अगर आप करोगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम उसकी बढ़ जाएगी। सो दैट इज व्हाई इफ यू आर हीटिंग इट और यू आर कूलिंग इट, नो मैटर, द वाटर विल ओवरफ्लो। ऑलराइट, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आओ क्वेश्चन फोर्थ पे। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक हीट सोर्स किसी सॉलिड को सप्लाई कर रहा है हीट, तो आपको बताना है कि डी वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग बताओ बेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैम बी। बी, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो बीसी वाला पार्ट है दैट विल रिप्रेजेंट सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, तो जो डी वाला पार्ट है दैट मस्ट रिप्रेजेंट व्हाट? इट मस्ट रिप्रेजेंट द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, गुड जॉब। मूविंग ऑन, which of the following processes depends on gravity? कन्वेक्शन। बी है। कन्वेक्शन, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। तो होता क्या है कन्वेक्शन में, जो आपके जो हीटेड वाले पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और जो कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं जो हेवियर होते हैं थोड़े से, वो आपके नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वेट पे डिपेंडेंस आ रही है, सो दैट इज व्हाई इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एज वेल। All right, moving on, the next question asks you that heat travels through vacuum by, heat vacuum में रेडिएशन के थ्रू ट्रेवल करती है ना। All right, good job। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडिएशन जो है उसके अंदर हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, मतलब हीट के ट्रांसफर के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। तो वैक्यूम में अगर हमें हीट ट्रांसफर करवाना है तो वो रेडिएशन के थ्रू ही होगा। All right, good job। Now tell me that which of the following is more close to a black body? ब्लैक होल। क्या सही ऑप्शन लग रहा है? ए ऑप्शन। यस मैम। ठीक है बेटा, तो वेरी गुड, सही बोल रहे हो। सी नहीं हो सकता। नहीं बेटा, सी नहीं है इसका सही आंसर। ब्लैक होल जो होता है ना, वो तो कुछ एमिट ही नहीं करता अदर देन हॉकिंग रेडिएशन। तो होता क्या है कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है उसकी अब्सॉर्प्टिविटी भी काफी हाई होती है, उसकी एमिसिविटी भी काफी हाई होती है एज कंपेयर टू ब्लैक होल, ग्रीन लीव्स, रेड रोजेस, व्हाटएवर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑलराइट, यस मैम।
चलो अब बताओ क्वेश्चन 8 का Yes, क्या ma'am. आंसर होएगा? Ma'am, A. What will be the answer? T1 greater than T. T1 A. greater than T2. वेरी A. गुड, बिल्कुल सही बेटा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, गुड वर्क। कमिंग टू क्वेश्चन 9th, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट का क्वेश्चन है ये। तो स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर आर रॉन्गली मार्क्ड। आपको बताना है करेक्ट टेम्परेचर रेड बाय दिस थर्मोमीटर विल बी व्हाट। तो कैसे करोगे बेटा ये क्वेश्चन? क्या सही आंसर आया था, किसी को याद है? 10 degree Celsius. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस आया था। कैसे? इसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी टेम्परेचर है रैंडम, सपोज एक्स है मेरे पास, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो टेम्परेचर है एक्स, एक्स माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दैट हियर, आपको पता है कि आइस पॉइंट 2 है, स्टीम पॉइंट आपका 92 है, तो आपके पास आएगा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 92 माइनस 2 मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। उसको आप कैसे लिख सकते हो कांस्टेंट? कैसे? x माइनस 100 डिवाइडेड x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तब आपके पास x की वैल्यू 20 डिग्रीज आ जाएगी। ऑलराइट, 9th क्वेश्चन कर लोगे बेटा जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ होगा? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। मूविंग ऑन, नाउ वी कम टू क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है? अ बाय मेटालिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ आयरन एंड जिंक, व्हेन हीटेड इट विल डू व्हाट? क्या होगा जब आप इसको हीट करोगे? क्या होगा बेटा जब आप इसको हीट करोगे? B. Band with the iron strip on the convex side. ठीक है, तो बेटा होता क्या है, थोड़ा सा उल्टा रहता है। हाँ, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बाय मेटालिक स्ट्रिप के केस में होता क्या है कि जिस दो मेटल की बनी होती है, तो जिस मेटल का आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होता है ना, वो थोड़ा सा बेंड होनी शुरू हो जाती है, और वो बेंड थोड़ी सी कॉनकेव तरीके से होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि आपका आयरन जो है उसका छोटा होता है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है दैट इज स्मॉलर इन केस ऑफ आयरन, दैट इज व्हाई आयरन वाली साइड से वो बेंड होनी शुरू होगी और वो थोड़ी सी कॉनकेव शेप ले लेगी। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, वेरी गुड। तो ये 10th क्वेश्चन तक तो आप देख सकते हो कि बड़ा सिंपल पेपर चल रहा है, इसके बाद भी सिंपल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हॉट वाटर कंटेन्ड इन अ वेसल cools from 60 degree to 50 degree in 10 minutes and then to 42 degrees in another 10 minutes. So temperature of the surroundings is equal to what? तो इसका किसी का आंसर निकला? इसका आंसर निकला बेटा? ठीक है, किसी का आंसर नहीं निकला। इसका जो आंसर है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपली जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है दैट इज रेट ऑफ कूलिंग का कॉन्सेप्ट, दैट डी थीटा अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? के सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस थी नॉट। ठीक है, तो थीटा नॉट जो होगा वो आपका टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स हो जाएगा, के आपका कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन बनेगी 60 डिग्री से 50 डिग्री तक की, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 50 डिग्री से 42 डिग्री तक की। एंड व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको ट्राई करना सब लोग, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, बड़ा प्यार से सिंपली आप ये चीज कर पाओगे। All right, moving on. The next question is, a black body has wavelength lambda at temperature 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at temperature 3000 Kelvin will be equal to what? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा? किसी का आंसर आया? Ma'am, A answer. ठीक है, A. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे किया बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व? ए कैसे आया? कैसे आया इसका आंसर ये बच्चा? Ma'am, lambda 1 upon में lambda 2 is equals to T2 upon में T1. ऑल राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ये हमारे पास कहां से आता है? ये हमारे पास आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? दैट लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की जब आप वैल्यू निकालोगे आपके पास क्या आ जाएगी? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 मस्ट बी इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा 2 है उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ऑल राइट, इज दैट ओके? कर लेंगे सब बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। Yes, ma'am. यस मैम।
चलो वेरी गुड. So Yes, ma'am. very good. Let's move on to question number 13th now. So this is also an interesting question. ये अच्छा question है. मुझे पूरे पेपर में ये वाला question ज्यादा अच्छा लगा सबसे. So question बढ़िया है. बोल रहा है temperature of a pendulum, the time period of which is small t, is raised by delta t. The change in its time period will be what? तो बेटा कैसे बताओगे? How will you solve this question? Ma'am, D. All right, B is the answer जो बच्चे ने बताया. बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए. ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड चेंज हो क्यों रहा है? व्हाई इज द टाइम पीरियड चेंजिंग व्हेन यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर? बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, सोच के बताओ कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड चेंज हो ही क्यों रहा है? बेटा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी को याद है? बता सकते हो? अरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ड्राइव भी किया था. 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. याद आया? कहाँ गए सब बच्चे? बेटा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है? टी, स्मॉल टी जो टाइम पीरियड है, इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. Yes, ma'am. है ना? तो अगर Yes, आप ma'am. यहाँ पर ध्यान से देखो, है ना, तो अगर आप इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो होगा क्या? जी में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, पाई में भी कुछ चेंज नहीं आएगा, बट आपकी जो लेंथ वाला एक्सप्रेशन है ना, लेंथ वाला एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, तो लेंथ का एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा? जो आपकी नई लेंथ होगी, इट विल बी इक्वल टू ओल्ड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम पीरियड के लिए भी. ऑल राइट, सो नाउ यू कैन डिटर्मिन द डिफरेंस मैम इन दीज इसको टू एक बार टाइम. सॉल्व करके बता दो चलो इस रुको, फिर वाले इसको को. एक बार Yes, सॉल्व ma'am. करके. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो उसके लिए ना दूसरी चीज आपसे शेयर करनी पड़ेगी. ठीक है, लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन विद यू गाइस, ताकि वहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा पाऊं. एक बार ना मैं आप लोगों के साथ अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बाद में मैं उसको बंद कर दूंगी ताकि हम दोनों के बीच में थोड़ा सा स्विच कर लें. ओके मैम. ठीक है, तो ये ब्लैंक स्क्रीन मैंने खोल ली है, इसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ठीक है, पेंडुलम के केस में बेटा मैं क्या बोल रही हूँ कि पेंडुलम के केस में आप टाइम पीरियड कैसे लिखते हो? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. यस मैम. तो अब अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो खाली एल की वैल्यू ही तो चेंज होगी, और कोई वैल्यू तो चेंज होगी नहीं. तो आपके पास नई लेंथ क्या आ जाएगी? जो भी आपकी ओरिजिनल लेंथ है, सपोज आपकी ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे एल है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये एक्सप्रेशन सब बच्चों ने पढ़ा होगा. Yes, ma'am. यस मैम, एक्सपेंशन वाले है में. ना? बिल्कुल सही. तो यहाँ पे मैं नया टाइम पीरियड अब निकाल सकती हूँ. नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा मैम? 2 ये पाई ब्रैकेट में अंडर 1 रूट प्लस अल्फा डेल्टा टी. बिल्कुल सही. 2 पाई अंडर रूट ऑफ जो भी आपकी एल थी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी. ठीक है, ये मैं निकाल सकती हूँ. यस मैम. तो आप यहाँ से ये चेंज वगैरह सब कुछ निकाल लोगे ना? Yes, ma'am. आ गया. है ना? अब आपके पास पुराना वाला टाइम पीरियड भी है, नया वाला टाइम पीरियड भी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डेल्टा टी की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कितना चेंज हो गया है मामला. ठीक है, सिंपल है, कर लोगे. यस मैम, अब हो जाएगा. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा. इससे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, you will obtain it as, let me write it down, this was question number 13th. So you will get the correct answer as what? That change in time period will be equal to half alpha multiplied by original time period delta t. ठीक है, so again it is very easy to determine that. You can try to determine this. नहीं आया तो फिर हम बाद में मैथमेटिक्स भी साथ में कर लेंगे. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए. यस मैम. वो 13th क्वेश्चन हो गया. चलो, now let's come to the 14th question. A solid cube and a solid sphere of the same materials have equal surface area. Both are at the temperature 120 degrees Celsius. Then what will happen? बी होगा. क्या कौन बी सा होगा होगा. बेटा? बी. अच्छा, बाकी बच्चे बताओ. बाकी बच्चे बताओ क्या सही लग रहा है आपको? ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है,
क्योंकि जो रेट ऑफ कूलिंग रहता है ना, अगर आपका सरफेस एरिया सेम है तो जो रेट ऑफ कूलिंग रहता है वो एक तरीके से इनवर्सली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, ये चीज आप सब याद रखो कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन वॉल्यूम। तो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो आपका कम रहेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई। क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम सी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपकी जो क्यूब की वॉल्यूम है ना दैट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो रेट ऑफ कूलिंग रहेगा क्यूब का इट विल बी मोर देन दैट ऑफ स्फीयर। हम पढ़ते हैं कि जो स्फेयर उसका साइज और साइज सबसे छोटा होता है। हम्म, हाँ तभी ना, देखो स्फीयर का साइज सबसे छोटा होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो 14th क्वेश्चन है ना ये। तो बेटा अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ए क्यूब के इक्वल, नहीं वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया। क्यूब का आपका सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और स्फीयर का कितना होता है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आपको यही तो गिवन है कि दोनों का सेम है मामला, है ना, यस आपको मैम। गिवन है ना कि दोनों का सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आपकी ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगी कुछ वैल्यू, है ना, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 पाई आर। अब आपकी क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, ए क्यूब, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 पाई आर, है ना। तो ये आपके पास कुछ ऐसे 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 पाई आर क्यूब इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। और आपको पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई का क्यूब। पाई आर का क्यूब। तो बेटा अब आपका ये एक तरीके से होमवर्क है कि इन दोनों की वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो आप ये ऑब्टेन कर लोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है दैट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसलिए जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ स्फीयर होगा, रेट ऑफ कूलिंग इन केस ऑफ स्फीयर जो रहेगा इट विल बी लेस देन दैट ऑफ क्यूब। तो क्यूब का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होता है। ठीक है, इज दैट ओके। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आपका जो रेट ऑफ कूलिंग होता है ना, एक Yes, बार आप ये भी देख लो, आपका जो रेट ऑफ कूलिंग आ रहा है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो आपको बोल रखा है कि आपका एरिया सेम है तो वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। All right. So you can just do that maths वाला थोड़ा सा portion. If you have any issues, then we can talk more about it. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आऊं। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले के जो क्वेश्चंस थे वो आसान थे, ये वाले क्वेश्चंस 10 के बाद वाले क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस आए हैं, मैं तो ये बोलती हूँ। तो 15th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो रॉड्स है सेम लेंथ की, फिगर 1 में इस तरीके से उनको जोड़ रखा है, और इस केस में उनका जो ट्रांसफर कर रही है वो हीट, दे आर ट्रांसफरिंग दैट इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर उनको आपने फिगर 2 की तरह जोड़ा है तब आपसे पूछा है कि कितना उनको टाइम लग जाएगा हीट ट्रांसफर करने में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलो फिर से बेटा। 48 सेकंड लगेंगे। 48 सेकंड लगेंगे, कैसे लगेंगे, कैसे निकाला आपने ये सॉल्व किया है। एक्सप्रेशन, क्या लिया बेटा सॉल्व करने के लिए, मैम एक्सपेंशन वाला। ठीक है एक्सपेंशन वाला ले लिया। तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए। क्या एक्सप्रेशन है बताओ, 15th क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, क्या है कि जो आपका टाइम है, जितना टाइम ऑफ हीट ट्रांसफर लग रहा है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, है ना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पहले केस में सपोज टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब दूसरे केस में क्या किया है, आपकी लेंथ तो डबल कर दी, लेंथ आपकी डबल कर दी, और पहले आपने पाइप को दोनों को जोड़ रखा था तो एरिया उसका ज्यादा था, अब आपने एरिया को भी तो हाफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि टी प्राइम जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट टू व्हाट, 4L/A, मतलब 4T, यस मैम। है ना। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो जो टी प्राइम की वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 4T के इक्वल आ जाएगी। तो टी प्राइम हो जाएगा आपका 48 सेकेंड्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन विल बी 48 सेकेंड्स।
All right, so option D is the correct answer in this case. ठीक है, is that okay guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, very good. Now coming to the 16th question. So consider a compound slab consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivities K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab is what? तो बेटा कैसे निकालेंगे इसको? कंपाउंड स्लैब अगर आपको गिवन है तो सोच के बताओ, कंपाउंड स्लैब के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं? कहाँ गए बच्चे, बताओ कंपाउंड स्लैब होता क्या है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाए, मतलब क्या बेटा? ये नहीं आता। ये वाला नहीं solve आता, करा ठीक था, है, हम बड़ा गलत ही आता सिंपल है। चलो, इसका ना एक्सप्रेशन तो बड़ा ही सिंपल है, मैं एक बार वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है ना आपके पास, वो किस तरीके से आप करते हो, मतलब उसका एक्सप्रेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि अब आपके पास क्या है कि आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, इस तरीके का है ना, आपके पास एक स्लैब है जिसकी K1 है, दूसरे स्लैब की आपके पास K2 है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज L, इसकी भी जो लेंथ है दैट इज L, और यहाँ पे आपका जो एरिया है वो कितना है, A के बराबर। तो इसको कैसे लिखते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसको आपने लिखा होगा कि जो पूरा का पूरा स्लैब है, अब पूरे के पूरे स्लैब के इक्विवेलेंट केस में क्या हो रहा है, 2L डिवाइडेड बाय जो आपकी ये थर्मल कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एक वाले की कितनी है, L अपॉन K1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया प्लस L अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो इसको जब आप सब लोग सॉल्व करोगे, आपका L कट जाएगा तीनों जगह पे से, तीनों की लेंथ सेम है, ये तीनों एरियाज आपके कट जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या, 2 अपॉन K इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। मतलब K इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अब निकल जाएगी आपकी वैल्यू, K1 और K2 आपको पता है कितने हैं, K1 की वैल्यू K गिवन है, K2 की वैल्यू 2K गिवन है, निकल जाएगा आंसर। Yes, ma'am. ठीक है, तो K1 की वैल्यू K2 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास ऑप्शन ए सही आना चाहिए, 4/3K। ठीक है, आगे चलूं? Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 998 kg per meter cube at 20 डिग्री सेल्सियस एंड एट 40 डिग्री सेल्सियस इट इज 992 kg per meter cube। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। Were you Ma'am, guys- B आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। कैसे किया बेटा आपने सॉल्व? मैम वॉल्यूम एक्सपेंशन को फॉर्मूला लगा के। बिल्कुल सही, वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला कैसे करोगे आप ना, यहाँ से चेंज इन डेंसिटी निकाल लो, ठीक है, चेंज इन डेंसिटी निकाल लो, ओरिजिनल डेंसिटी आप इन दोनों का एवरेज लेके निकाल सकते हो, तो आपके पास डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू आ जाएगी, और वो डेल्टा रो अपॉन रो की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो वहां से आपके पास डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाओगे, चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों को पता है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, which is 3 into 10⁻⁻⁴ per degree Celsius. All right, is it okay, guys? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am, very good. So now let's come to question 18th. Were you guys able to attempt question 18th? Ma'am, A. ठीक है, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है बेटा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो आपके पास वॉल्स हैं, ईच हैविंग थिकनेस D1 एंड D2 एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2, वो कांटेक्ट में है, आपको दोनों जो ऑपोजिट साइड पे टेम्परेचर है T1 और T2 वो गिवन है, आपसे पूछा है कि कॉमन वॉल का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना इजी है, मैं इसका जो हिंट है वो एक बार राइट डाउन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 17th क्वेश्चन है, नहीं 18th क्वेश्चन है ना ये। तो यहाँ पर आपको dq अपॉन dt का फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन हीट अपॉन जो ट्रांसफर ऑफ हीट वाला एक्सप्रेशन रहता है, रेट ऑफ हीट फ्लो वाला एक्सप्रेशन रहता है, तो उसका फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे। अगर मैं पहले वाले स्लैब की बात करूं तो कितना आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो दोनों का सेम है, मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T,
जहां पर T जो है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ कॉमन वॉल डिवाइडेड बाय D1। इसको और मैं इक्वेट किससे कर सकती हूँ, K2A मल्टीप्लाइड बाय T माइनस T2 डिवाइडेड बाय D2। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, थोड़ा सा ऐसे मैथ्स वगैरह करोगे, तब आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको T1 भी पता है, T2 भी पता है, K2 और D2 भी पता है, एरिया कट जाएगा दोनों साइड से और आपके पास T की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, निकाल लोगे? Yes, ma'am. सिंपल क्वेश्चन है। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, a 0.20 kg block of the metal at 150 degree Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent आपको given है, containing 150 cubic centimeter of water at 27 degree Celsius। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर भी आपको गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस। आपसे बोला है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल आपको निकालनी है। तो कर पाए थे बेटा ये वाला क्वेश्चन? वर यू गाइस एबल टू डू इट? Ma'am, D. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, सही बोल रहे हो। इसका आंसर जो आया है वो 0.1 आया है। तो बेटा सिंपल है, मेटल की आपको स्पेसिफिक क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, कैसे करना है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मेटल का मास गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, जो हीट की इक्वेशन होती है वो कंसिडर करो कि जो आपकी हीट होगी डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपको एस की वैल्यू नहीं पता है, वो आपको निकालनी है। ठीक है, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, आपकी एक इक्वेशन बन गई फॉर द मेटल। नाउ ये जो वाटर इक्विवेलेंट वाला आपको चीज गिवन है, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ वाटर गिवन है, वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी गिवन है और टेम्परेचर चेंज भी गिवन है। तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर कितनी होगी। इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो वहां से आपके पास जो हीट आपके वाटर और कैलोरीमीटर ने गेन करी है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। और ये जो हीट गेन है इसको आप इक्वेट कर दो एम एस डेल्टा टी से, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट की भी वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला भी आप कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता भी है, स्टीफेंस लॉ पे थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वर यू गाइस एबल टू डू दिस क्वेश्चन? Ma'am, A. ठीक है, ओके बेटा, इसका आंसर आया था ए। अगर आपका 400% आ रहा है ना, तो मान के चलो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होएगा तो रेडिएशन भी कम होती है। ठीक है, स्टीफेंस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट जो आपकी रेडिएट एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4, राइट। तो अगर आप इसको 50% से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब पहले आपके पास टेम्परेचर था टी, अब आपके पास कितना टेम्परेचर हो गया है, टी प्लस हाफ, है ना, टी प्लस टी बाई टू, 3/2 आपके पास आ गया है। तो 3/2 को जब आप 4 से रेज करोगे और जब उसको 100 से मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर निकालोगे, ठीक है, तो तब आपके पास जो परसेंटेज चेंज आएगा दैट विल कम आउट टू बी 400%। तो आप बोलोगे कि इंक्रीज करेगी बाय 400%। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से हम करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर कि जब भी आपका पेपर होएगा फिजिक्स का, तो जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स उसमें लगेंगे, तो वो हम स्पेंड करेंगे। तो आप सब लोग क्वेश्चंस जरूर अपना नोट डाउन भी करा करो, पर कॉपी में भी लिखा करो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो। पेपर आपके अपलोड हो ही जाते हैं, तो ये क्लास में आने से पहले आप पेपर भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, एडिशनली आप लोगों को ये बताना था कि मैंने ना अपना इस तरीके का एक टेबल बना दिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है और उनके क्लास नोट्स भी मैंने अपलोड करे हैं। अभी आपके मॉड्यूल्स और असाइनमेंट्स मुझे अपलोड करने हैं कुछ कुछ चैप्टर्स के, तो वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बट आप मेरी क्लास रिकॉर्डिंग और नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर बस एक सेगमेंट ऐसा है, यहाँ पर आप देखोगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यहाँ से लेकर 7th वाले से लेकर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक का जो पार्ट है, उस टाइम पे मैंने क्लासेस नहीं ली थी, तो मेरी वीडियोस उसकी अवेलेबल नहीं है और मेरे पास उसके नोट्स भी नहीं है। तो वो वाली चीज मैंने दूसरे टीचर की अपलोड करी है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंटेंट सारा का सारा मिल जाए और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए।
ठीक है बेटा, तो ये वाले सर भी नीट के ही सर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो इनका भी आप ये चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारे चैप्टर्स की मैंने अपलोड कर दी है, खाली ये 8 वीडियोस हैं जो मेरे पास अपने पार्ट के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो वो मैंने एक दूसरे सर की कर दी है। ठीक है, इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे उनके नोट्स भी कर दिए, बाकी सब भी कर दिया है। बाकी आप नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, जैसे अभी हमारा थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, तो मैंने एक ही लिंक डाला है, तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना बेटा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका इस तरीके से खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके थर्मोडायनामिक्स 1 के नोट्स आ गए और 2 के नोट्स आ गए। ठीक है, वैसे ही अगर आप फ्लूइड्स पे क्लिक करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 7 और 8 आपके पास सर के ऑलरेडी हैं, बाकी 1 से लेकर 6 तक पीडीएफ जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या कवर हुए हैं वो भी मिल जाएगा, और पूरे के पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग के लिंक पे आप गए, उस पे गए, यूट्यूब पे आप गए, तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, सो यू कैन चेक आउट दिस रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ऑलराइट, बाकी जैसे मैं आप लोगों को बोल ही रही हूँ कि अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को एटलीस्ट रिकॉर्डिंग और नोट्स जल्दी से जल्दी मिले, मॉड्यूल्स के लिंक और असाइनमेंट के लिंक भी मैं हर दिन अपलोड करती रहूंगी धीरे धीरे। ठीक है, इज इट ओके गाइस? तो ये वाला लिंक आप लोगों के पास में ट्राई करूंगी आज कल तक शेयर कर दूं, आप लोगों के जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है उन्हीं के अंदर इसको ऐड कर दूंगी। ऑलराइट, इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, चलो तो फिर सॉर्टेड है। अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन फॉर्मली शेयर कर देती हूँ, ताकि हम आज के चैप्टर पे मूव ऑन करें। ठीक है, तो आज आपका थर्मोडायनामिक्स का 3rd लेक्चर है। अभी तक थर्मोडायनामिक्स सब बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनामिक्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है। मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को भी मजा ही आएगा आज का, बल्कि और इजी है आज, क्योंकि अभी आधा घंटा तो हमने पेपर डिस्कस कर लिया है, तो बचे हुए आधे घंटे में हम खाली थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और इक्वेशंस वाला पोर्शन ही डिस्कस कर पाएंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हम नेक्स्ट Yes, क्लास में ma'am. डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? Okay, ma'am. ओके मैम, बढ़िया बात है। चलो, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और इक्वेशंस के बारे में बात करने से पहले लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में जो जो चीजें पढ़ी थी उनको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, मुझे याद दिलाओ। व्हाट वर द टॉपिक्स व्हिच वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास? Specific heat Heat capacity. capacity, molar वेरी heat गुड। capacity, स्पेसिफिक के specific बारे heat में बात करी capacity. थी, सीपीसीवी के बारे में बात करी थी, फर्स्ट लॉ के बारे में भी बात करी थी। Yes, ma'am. हाँ, तो फर्स्ट Resistance फर्स्ट लॉ determinant. क्या बोलता है बताओ, व्हाट डज फर्स्ट लॉ टेल अस? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? Ma'am, Law of conservation of energy. Delta Q is वेरी गुड। डेल्टा क्यू क्या होता है? du plus dw. U Plus dw. बिल्कुल सही बोल रहे हो, सब बच्चों को ये चीज याद हो गई है। वेरी गुड युवराज बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा, बाकी बच्चे भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो बोल क्या रहा है कि जितनी आप सिस्टम में हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो आपकी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में यूज अप हो जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट फर्स्ट लॉ टेल्स अस। सेकेंडली, वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट कि डी क्यू और डी यू वगैरह को हम सीपीसीवी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो जो हमने देखा था वो ये देखा था कि डी क्यू आपका क्या होता है? एन सीपी डी टी, है ना। और डी क्यू को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डी टी। इसको इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, डी यू के लिए भी हमने देखा था क्या? दैट डी यू वाज इक्वल टू व्हाट? एन सीवी डी टी। NCVD. राइट, वेरी गुड बेटा। लास्ट चीज हमने पिछली क्लास में क्या करी थी? वी डिराइव द मेयर्स रिलेशन, दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये भी हम लोगों ने डिराइव कर दिया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम, वेरी गुड। सो चलो फिर आगे चलते हैं। अब आज की क्लास बहुत सिंपल है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मेरे को ये पूरा चैप्टर ही सिंपल लगता है और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो आपको इस चैप्टर पे जेन्युइनली फोकस अच्छे से करना चाहिए। मतलब अभी ना बच्चे जितनी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, सब बच्चों का मैंने देख लिया बहुत पैनिक वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि 15 फरवरी से सबके पेपर शुरू हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के। अभी आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी और भी है। अपना एक स्केड्यूल बनाओ और सारे चैप्टर्स रिवाइज करने शुरू करते रहो। फिजिक्स में आपका आप देख लो ना, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपके थर्मोडायनामिक्स तक तो हो ही चुका।
काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वो हो चुका, सॉलिड्स और फ्लूइड्स हो चुका, फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स आप पहले पढ़ ही चुके हो। तो आप वेट मत करो, रिवाइज करना शुरू कर दो अभी से ही अपने पेपर के लिए। ठीक है, रिवाइज कैसे करोगे? पेपर के हिसाब से जो आप चीजें पढ़ रहे हो उसमें आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, और आपका सीबीएसई की साइड से जो सपोर्ट मटेरियल है वो भी आप अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो जो आपका अभी सीबीएसई की साइड से पेपर हो ना, उसमें आप ये दोनों चीजें रिवाइज करके जाओगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा किसी भी सब्जेक्ट के। ऑल राइट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आपका मैम फिजिक्स का अब सिलेबस, कुछ चैप्टर में डाउट है तो फिर बेटा एक काम करेंगे अभी ना, जैसे आपका वेव्स और ऑसिलेशन वाला पार्ट खत्म होने दो, ठीक है, उसके बाद हम ऐसी क्लासेस रख लेंगे फरवरी, मतलब मेरा एम ये है कि जनवरी में आपका सिलेबस हो जाए सेकंड टर्म का। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लासेस तो चलेंगी ही, आपके जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होता तब तक हमारी क्लासेस चलेंगी ही। तब तक आपके जो भी डाउट्स हैं, जिस चैप्टर का आपको लगता है कि नहीं मैम इस चैप्टर की रिवीजन करवा दो, इस चैप्टर के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको हम स्केड्यूल बनाकर उसकी क्लासेस शेड्यूल कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके मैम। ठीक ओके है, मैम, तो थैंक चलो यू फिर मैम। इस तरीके से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। बाकी आपके जो भी क्लास में डाउट्स आते हैं वो तो आप मेरे से क्लास में ही पूछ लिया करो। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग दिस। सबसे पहले मुझे आप लोगों की बताओ कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स का क्या मतलब है? मैम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज होते हैं। क्या होते हैं, मतलब ये प्रेशर, वॉल्यूम, कंडीशन टेम्परेचर क्यों डिपेंड। बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स? ठीक है, तो बेटा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जैसा बच्चे ने बोला, जो आपकी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो दीज आर दी वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम अभी किस स्टेट में है, ये वेरिएबल्स उसको डिफाइन कर पाते हैं, स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये वेरिएबल्स अब आपके, जैसा बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बोला कि प्रेशर फॉर एग्जांपल है ना, आपके पास प्रेशर हो गया, आपके पास टेम्परेचर हो गया, और क्या क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी हो गया आपके पास, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो ये सारे आपके, एंथैल्पी। हाँ वेरी गुड बेटा, एंथैल्पी हो गया, है ना। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके रहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, जो आपकी स्टेट बताता है थर्मोडायनामिक सिस्टम की। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है बच्चा? जो इंडिपेंडेंट होते हैं, amount पे प्रेशर, depend करते वॉल्यूम, हैं। टेम्परेचर जो मास पे डिपेंड वेरी नहीं गुड बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मास, या फिर साइज बोल लो, या फिर अमाउंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल लो। ठीक है, मतलब आपका सिस्टम कितना बड़ा है, कितना उसमें मास है, उस पर ये डिपेंड नहीं करते। इंटेंसिव वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। अब इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एक सिस्टम इमेजिन करो इस तरीके का। ठीक है, ये सिस्टम में आपके बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑलराइट, अब आप बताओ कि कौन कौन से वेरिएबल्स दिमाग में आ रहे हैं? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर। मैम टेम्परेचर। ठीक है, आपकी हीट कैपेसिटी हो गई बेटा, और आपका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ये सारे वेरिएबल्स होंगे इस सिस्टम के। अब आपने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर मैम आपने बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तो चलो प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, वो आपके वेरिएबल नहीं होते ना, बॉइलिंग पॉइंट आपका किसी भी गैस के लिए फिक्स्ड होता है, सो दैट इज नॉट अ वेरिएबल, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो वेरिएबल्स में आप वो चीज देखोगे, स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो अगर आपने सब सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर दी तो ये सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आपके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। अब आप इंटेंसिव वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कि अब आप इमेजिन करो कि मेरे पास ऐसा ये जो सिस्टम था, इसमें बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स वगैरह थे, सब कुछ था। अब इसके अंदर ना मैंने एक स्लैब लगा दिया है, ऐसे एक स्लैब लगा के इसको आधे में डिवाइड कर दिया। तो अब आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे, कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। आप बताओ कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं टेम्परेचर। होंगे?
प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। टेम्परेचर इज 1, प्रेशर इज सेकंड। भाई अगर यहाँ पे थर्मामीटर लगाऊंगी, यहाँ पे थर्मामीटर लगाऊंगी तो सेम ही आंसर आएगा। प्रेशर मेजर करूंगी तब भी तो सेम ही आएगा। वो थोड़ी डिपेंड कर रहे हैं कि आपके पास कितना मास है। और कौन कौन से वेरिएबल सेम रहते हैं? डेंसिटी, बॉइलिंग ठीक है पॉइंट, एक, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ये तो वेरिएबल ही नहीं होंगे आपके वैसे, बट ठीक है ये भी सेम रहते हैं। एडिशनली आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी चेंज होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होती। तो जो वेरिएबल्स आपके मास पे, साइज पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते, इनको आप इंटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हो। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरीके का डायग्राम दिल में रखो कि भाई क्या क्या ऐसे केस में चेंज नहीं होगा, इसको फील करो। ठीक है, चलो यस मैम। Yes, अब ma'am. आगे चलो। वेरी गुड। अब बताओ एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? उल्टा, मैम जो अमाउंट पे डिपेंड करे। Very good. Now these are the variables which depend on mass, मास पे डिपेंड करते हैं, साइज पे डिपेंड करते हैं, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब चीजों पे ये वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक जो मैंने अपना रखी है वो ये है कि एक्सटेंसिव में एक्सटेंड आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड लाइबा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंड, ठीक है? इसका मतलब है कि ये जो है डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंड, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंड। ये ऐसे साक्षी मैम की ट्रिक है, साक्षी मैम ट्रिक। मतलब मैंने अपने आप ऐसे ही याद रख रखा है, कोई ट्रिक नहीं है एज सच। ठीक है बेटा, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंट पे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड कर रहे हैं ना एक्सटेंट पे, तो मतलब मास साइज वगैरह पे डिपेंड कर रहे हैं। बस मैंने ऐसे ही याद रख रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से याद रखो, वरना आपको वैसे ही याद हो जाएगा तो उसमें भी अच्छी बात है, उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। मेरे को अच्छा लगता था ऐसे स्टोरी वगैरह बना लिए, गाने वगैरह बना लिए, उनसे चीजें याद रख रही हूँ, तो भूलता ही नहीं है आदमी। ठीक है, तो अब इस केस में भी सेम ही मामला है कि अब यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसको आधा कर दिया है। ठीक है, अब इस तरीके के मेरे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स थे, सब कुछ था, अब मैंने इसको आधे में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू हाफ बाय अ स्लैब। तो अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? उल्टा, कि कौन से वेरिएबल्स चेंज होंगे, कौन से वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बताओ बेटा क्या लिख रहा है, सही आंसर क्या होगा? कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज होंगे? वेरी गुड, वॉल्यूम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वॉल्यूम और मास, ठीक है, बिल्कुल सही, मास चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएंगी, और क्या चेंज होएगा? डेंसिटी। डेंसिटी बेटा आपका इंटेंसिव वेरिएबल है। ठीक है, अब आपके पास पानी है, पानी को अगर आप छोटे से कप में लो या पानी को आप ऐसे सी वाटर को देखो तो दोनों की डेंसिटी तो सेम ही होती है ना, 1000। यस मैम। ठीक है बेटा, एंट्रोपी आ गया, साइज, साइज पे तो डिपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन जो आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, है ना? इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज हो जाएंगे, स्मॉल एन विल चेंज, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, और क्या होता है, एक आपका हीट कैपेसिटी भी चेंज होगी। वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, वो आपकी इंटेंसिव थी। यहाँ पे आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल में है हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी अमाउंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम ये चीजें समझ में आई? यस यस मैम। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ इसके रिलेशंस होते हैं, वो आप रिलेशन सारे समझो। पहला चीज ये है, मैं ना यहाँ पर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करूंगी, एक्सटेंसिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट करूंगी EX से, और इंटेंसिव वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करूंगी IN से। ठीक है, तो बेटा अगर आप दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को ऐड कर रहे हो तब भी आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल ही आएगा, और अगर आप दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल ही आएगा। इसका एक एग्जांपल कंसिडर कर लो। एग्जांपल जैसे हमारा फर्स्ट लॉ भी जो है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W, तो आपका जो वर्क डन होता है वो भी एक एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये जो डेल्टा Q है वो भी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपके पास डेल्टा U आ रहा है, विच इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, इज दिस रूल ओके गाइस? यस मैम। यस ठीक है, Yes, ma'am.
ऑल राइट, वेरी गुड। मूविंग ऑन, अब अगर आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्सटेंसिव वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय एन इंटेंसिव वेरिएबल, तब आपके पास क्या आएगा, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल आएगा, यू विल गेट एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो। एग्जाम्पल क्या कंसिडर करोगे, वर्क डन क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर आपका इंटेंसिव है, डेल्टा वी जो है आपका, वॉल्यूम जो है वो आपका एक्सटेंसिव है, तो आपके पास वर्क डन आ रहा है विच इज एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रेशियो वाली चीज पे। तो अगर आप दो इंटेंसिव वेरिएबल का रेशियो ले रहे हो, तो दो इंटेंसिव वेरिएबल का जो रेशियो रहेगा वो भी आपके पास इंटेंसिव ही आएगा। ठीक है, इसका भी आप एग्जाम्पल क्या कंसिडर कर सकते हो, सपोज आपके पास है सीपी अपॉन सीवी, तो ये आता है आपका गामा। तो बेटा सीपी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे है, सीवी इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम्स। ये दोनों इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं एंड दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल टू गामा। गामा भी आपका इंटेंसिव वेरिएबल ही होता है। ऑल राइट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. very good. Moving on, now if you are having two extensive variables, तो अगर आप दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशियो ले रहे हो तब आपके पास इंटेंसिव वेरिएबल आता है। इसका कोई एग्जांपल? Ma'am, mass by volume. वेरी गुड, सपोज यू आर हैविंग मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपकी डेंसिटी होती है ना। तो आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव है, बट मास और वॉल्यूम आपके एक्सटेंसिव होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. वन ऑफ द लास्ट थिंग्स इज कि अगर आप दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आपके पास एक्सटेंसिव वेरिएबल ही आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप कोई रैंडम एग्जांपल कंसिडर कर लो। अगर मैं मास और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं, मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये जो क्वांटिटी होगी एक्सटेंसिव क्वांटिटी रहेगी। ठीक है बेटा, इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं और कुछ नहीं है, ये कुछ रूल्स हैं। इसको इसीलिए दिखा रही हूँ कि कभी कभी ऐसे एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं, दो तीन आपको ऐसे कुछ दे दिया अजीब सा फॉर्मूला और पूछेंगे कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो ये सब चीजों का यूज करके आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज थर्मोडायनामिक इक्वेशन। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने थर्मोडायनामिक वेरिएबल पढ़े हैं, अगर आप उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिंक कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो thermodynamical equation is basically an equation which connects thermodynamic state variables, which connects all thermodynamic state variables. ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी बात है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। जो सारे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल को लिंक कर रही है वो होती है आपकी थर्मोडायनामिक इक्वेशन। अब इसके दो एग्जाम्पल भी हैं आपकी आंखों के सामने। पहला एग्जाम्पल क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। सारे के सारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आ गए ना इधर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को लिंक कर दिया। दूसरा एग्जांपल क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन याद है सबको, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस एन बी मस्ट बी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये थी आपकी वैन डर वाल्स इक्वेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन। Is this okay guys? Simple enough? Yes, ma'am. Yes, yes. ठीक है, तो बड़ा इतना ही पढ़ना था अभी इस वाले पार्ट में। ठीक है, कि भाई ये थर्मोडायनामिक स्टेट्स क्या होती हैं, थर्मोडायनामिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, अगली क्लास में कोई बच्चा मिस ना करे तो बेटर है। अगली क्लास में हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये चारों प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन डिस्कस करेंगे, पीवी कर्व जो होता है वो भी इनका डिस्कस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है बेटा, और इस हफ्ते में जैसा मैं बोल रही हूँ थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो सब बच्चे एक्टिवली क्लासेस अटेंड करो ताकि वो चैप्टर खत्म करो। अगले हफ्ते से वेव्स और ऑसिलेशन वाला चैप्टर मैं शुरू करवाऊंगी, वो दोनों चैप्टर्स भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो कोई बच्चा अब क्लास मिस नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर बताओ। सचिन ने बोला है ऑप्शन डी, बाकी बच्चे बताओ क्या सही लग रहा है, Ma'am, which of the C. following?
मैम ठीक सी है सी ठीक है, तो बताओ अब सी वर्क क्यों सही लग रहा है? व्हाई डू यू गाइस थिंक सी इज करेक्ट? मैम क्योंकि ये रीजन भी फंक्शन नहीं होता है। बिल्कुल सही बेटा, वर्क इज द करेक्ट ऑप्शन सचिन बच्चा। क्यों होता है? क्योंकि वर्क जो है ना आपका, वो आपका स्टेट फंक्शन है ही नहीं, वो तो पाथ फंक्शन है। वो स्टेट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना स्टेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा। वर्क तो आपको दो स्टेट्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अगर मेरी थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी स्टेट में है तो उसको तो मैं वर्क डन से कैरेक्टराइज कर ही नहीं सकती ना। वर्क डन तो क्या करता है? वर्क डन जो होता है आपको दो स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप देगा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। इज दिस ओके गाइस? Yes. यस मैम चलो मूविंग ऑन। अब यहाँ पे बताओ कि थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ गैस इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग व्हाट ऑल थिंग्स? किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट के लिए आपको एक्सप्रेस करने के लिए तीन मेजर वेरिएबल्स की जरूरत है। वो कौन से तीन मेजर वेरिएबल्स हैं, मैम उनको प्रेशर आइडेंटिफाई। वॉल्यूम और Pressure, टेम्परेचर volume, temperature. मैम डी वेरी गुड, बिल्कुल सही, डी मैम गुड जॉब। Ma'am, D. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप सिस्टम के बारे में थर्मोडायनामिक स्टेट उसकी अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, गुड जॉब गाइस। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, इन ऐसे टाटा बाय बाय कर लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव वेरिएबल्स? इसमें से कौन सा आपका इंटेंसिव वेरिएबल है? प्रेशर Pressure. प्रेशर है ठीक है, वेरी Pressure. गुड। तो इंटेंसिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ठीक है, तो यहाँ पे खाली प्रेशर ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी मास पे डिपेंड नहीं करती। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस। आज थोड़ा सा जल्दी हम छूट गए हैं अनफॉर्चुनेटली, बट अभी अगला टॉपिक हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, तो अगली क्लास जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को हम शुरू करेंगे। अगली क्लास काफी जरूरी है, उसमें हम आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस में वर्क डन क्या है और उनका पीवी कर्व कैसे बनता है, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू शुड अटेंड दैट क्लास। ऑलराइट, ठीक है, मजा आया आज की क्लास में गाइस? ठीक है, यस चलो मैम अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही फन करते हुए हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं पता चलता कि 1 घंटा कब खत्म हो जाता है। आई डोंट नो इफ यू गाइस गेट टू नो और नॉट, बट यू गाइस आर अमेजिंग। ऐसे अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो अटेंड करते रहो क्लासेस। टेस्ट देने बहुत जरूरी हैं, सब बच्चे टेस्ट दोगे अच्छे से। अगली मतलब जब भी आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, हम मंडे वाली क्लास में हमेशा वो टेस्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपना टेस्ट रिवाइज भी कर पाओ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर पाओ, क्योंकि जब तक टेस्ट डिस्कस नहीं होता तब तक टेस्ट देने का फायदा नहीं है। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।